दोस्तों, एक कंपनी अपने एक बिजनेस स्टार्ट करती है, उसके बाद अपने आप को एक्सपेंड करती है 3 या 4 और बिजनेस में। उसके बाद वो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है। ऐसी कहानी आपने भी मेरी तरह बहुत बार सुनी होगी। लेकिन क्या आपने कोई कभी ऐसा सुना है कि एक कंपनी 15 बिजनेस में ऑपरेट करती है और उसमें से 13 बिजनेस को बंद कर देती है और सिर्फ अपना ध्यान पूरे 2 बिजनेस पे डाल देती है और उसके बाद उस कंपनी की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। चलिए हम बात करते हैं आज एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने अपने 15 बिजनेस में से एक टाइम पे 13 बिजनेस को बंद कर दिया और अपना पूरा ध्यान शिफ्ट किया सिर्फ 2 बिजनेस के ऊपर, और उस कंपनी का नाम है आइशर मोटर्स। हेलो दोस्तों, मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं बुलेट की नहीं, उसको बनाने वाली उसकी पेरेंट कंपनी आइशर मोटर्स के बारे में कि उसने अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, अपने आप को कैसे एक्सपेंड किया। उसके बाद हम बात करेंगे आइशर मोटर्स के फाइनेंशियल्स के बारे में और रिसेंट डेज में जो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम्स ऑटो सेक्टर में आ रहा है उसके पीछे क्या रीजन था उसके बारे में। आइशर मोटर्स की कहानी स्टार्ट होती है 1948 से। ये कंपनी थी जो ट्रैक्टर को इंपोर्ट करके इंडिया में सेल किया करती थी और उस टाइम पे इस कंपनी को चलाते थे विक्रम लाल, और उन्होंने इस कंपनी को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया और इस कंपनी ने अपने आप को एक्सपेंड किया 15 डिफरेंट डिवीजन्स में, जैसे कि फुटवेयर, गारमेंट्स और इसके अलावा भी बहुत और से सेगमेंट। इसके बाद 1993 में इस कंपनी ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद इस कंपनी की पूरी डेस्टिनी चेंज हो गई। इस कंपनी ने रॉयल इनफील्ड इंडिया में अपना 60% से भी ज़्यादा का स्टेक को बाय किया। रॉयल इनफील्ड जो पहले से इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस था, आइशर मोटर्स ने इस कंपनी में एंटर करके इसके नए नए मॉडल्स को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया और उसको एक पुरानी बाइक से एक प्रीमियम बाइक में रीइन्वेंट किया। तो इसके बाद आइशर मोटर ने अपना पूरा फोकस शिफ्ट किया सिर्फ 2 डोमेन्स में, पहला बाइक मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा ट्रक मैन्युफैक्चरिंग में। सिद्धार्थ लाल ने सीईओ बनने के बाद अपने 15 डिवीजन्स में से 13 डिवीजन्स जो कि लॉस मेकिंग थे उनको या तो कहीं ना कहीं सेल किया या उनको पूरे तरीके से बंद कर दिया। तो इसके बाद आइशर मोटर्स ने अपना पूरा ध्यान शिफ्ट किया सिर्फ 2 बिजनेसेस में, जो था पहला बाइक मैन्युफैक्चरिंग जो कि बुलेट को मैन्युफैक्चर करता था और सेकंड था हैवी कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग। और दोस्तों, ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लेने के बाद ग्रोथ स्टोरी स्टार्ट होती है आइशर मोटर्स की। इसका शेयर जो कि 213 रुपए का था एक टाइम पे, वो बढ़ के चला जाता है 32,000 रुपए पे 2017 में, और ये देता है अपने शेयर होल्डर्स को मल्टी बैगर रिटर्न। बिजनेस के बाद चलिए अब बात करते हैं फाइनेंशियल्स की कि फाइनेंशियली ये कंपनी कितनी स्ट्रांग है और पिछले कुछ सालों में इस कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी मेनली 2 वर्टिकल्स में ऑपरेट करती है, पहला मोटरसाइकिल्स और सेकंड कमर्शियल व्हीकल्स। तो जो मोटरसाइकिल है ये इनका मेनली कोर बिजनेस है जहां से इनका 80% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट आता है, और दूसरा जो कि कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, उसमें इनका जॉइंट वेंचर है वोल्वो के साथ जिसका नाम है VECV। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मोटरसाइकिल बिजनेस की। और आपको पता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका मेन रेवेन्यू मोटरसाइकिल बिजनेस से आता है, तो इन्होंने अपने आप को वहाँ पे इतनी ईजिली कैसे एक्सपेंड किया। तो दोस्तों, इंडिया का मोटरसाइकिल सेगमेंट मेनली 3 सेगमेंट में ऑपरेट करता है। पहला लो सेगमेंट जहां पे 0 से लेकर 250 सीसी तक की बाइक बिकती है, सेकंड 250 सीसी से 800 सीसी, और तीसरा 800 सीसी के ऊपर का सेगमेंट। तो दोस्तों, अभी तक इंडिया में मेनली 2 सेगमेंट ऑपरेट करते थे। पहला जो कि बहुत सस्ती बाइक बिकती थी, सेकंड या तो बहुत ही महंगी बाइक। तो उस टाइम पे सिद्धार्थ लाल ने देखा कि जो मिडिल सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा खाली पड़ा है और वहाँ पे पेनिट्रेशन बहुत कम है किसी भी मेजर ब्रांड की। तो यहाँ पे रॉयल इनफील्ड ने कस्टमर्स को टारगेट करना स्टार्ट किया, और अगर मैं आज मार्केट शेयर की बात करूँ तो इस कंपनी का मार्केट शेयर 95% से भी ज़्यादा का है। और आपको सुन के हैरानी होगी कि ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिसेंट टाइम्स में इस सेगमेंट में थोड़े थोड़े कॉम्पिटिटर्स एंटर करना स्टार्ट कर दिए हैं, जिसकी वजह से इनका मार्केट शेयर थोड़ा कम हुआ है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। अगर बात फाइनेंशियल्स की चली है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वॉल्यूम्स में आइशर मोटर्स ने कैसा परफॉर्म किया है पिछले कुछ सालों में, और अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो वो क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये सेल्स वॉल्यूम के बारे में बताया गया है और इसको मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया है। पहला कमर्शियल व्हीकल्स जो कि आपको बताएगा कि आइशर मोटर्स ने कमर्शियल व्हीकल्स के केस में कितना वॉल्यूम सेल किया, और सेकेंड मोटरसाइकिल्स। तो अगर मैं मोटरसाइकिल्स की बात करूँ तो 2015-16 फाइनेंशियल ईयर्स में आइशर मोटर्स ने रॉयल इनफील्ड के 5 लाख से भी ज़्यादा का वॉल्यूम सेल किया था। इसके बाद ये नंबर बढ़ते बढ़ते फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में बढ़ के 8 लाख से ऊपर पहुंच गया था। वहीं अगर मैं कमर्शियल व्हीकल्स की बात करूं तो वो नंबर 51,000 था फाइनेंशियल ईयर 15-16 में, जो कि अभी बढ़ के 72,000 के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 के कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 18-19 में बाइक के वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है।
दोस्तों वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से आयशर मोटर्स का मोटरसाइकिल सेगमेंट में वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है पिछले कुछ सालों में? तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर हैं। इनका मार्केट शेयर 95 या 96% के आसपास है। तो मार्केट लीडर को अपने आप को एक्सपेंड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे इनको वॉल्यूम ग्रोथ करने के लिए एक एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा, पूरा इनको डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से अपना वॉल्यूम को बढ़ा पाएंगे। दोस्तों आयशर मोटर्स को मोटरसाइकिल का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए मेनली 3 चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। पहला, उनको नए सेगमेंट्स में एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक उनका पूरा कंसंट्रेशन 250 से लेके 800 सीसी के बीच में है। तो इनको नए सेक्टर्स में पेनिट्रेट करना स्टार्ट करना पड़ेगा ताकि अपने मार्केट शेयर को बढ़ा सके। सेकेंडली, इनको नए मॉडल्स को लेके आना पड़ेगा जिसका यूज़ करके टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में एंटर कर सकें। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका जिसके थ्रू वे अपने वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं वो है एक्सपोर्ट से। ये इंडिया में मैन्युफैक्चर करके सेम बाइक्स को दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्सपोर्ट एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है अपना वॉल्यूम बढ़ाने का, जिसकी तरफ आयशर मोटर्स ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों अगर मैं रिसेंट क्वार्टर की बात करूं तो इस क्वार्टर में इसने फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म किया है, तो इस कंपनी का रिसेंट क्वार्टर्स में रेवेन्यू भी कम हुआ है। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कि अगर किसी कंपनी ने 100 रुपये का चीज़ बेची और उसमें 80 रुपये इसका खर्चा हुआ तो उसको 20% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकला। तो इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कंपनी का रेवेन्यू भी कम हुआ, मार्जिन भी कम हुआ, तो इसका प्रॉफिट कैसे बढ़ गया? क्योंकि दोस्तों रिसेंटली इंडिया में टैक्स रेट कट हुआ था जिसका बेनिफिट इस कंपनी को मिला और इसका नेट प्रॉफिट एज कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर लास्ट ईयर थोड़ा सा बढ़ा है। तो दोस्तों आयशर मोटर्स जो कमर्शियल व्हीकल्स में जो प्रॉब्लम फेस कर रही है उसके पीछे भी 2 मेन रीजंस हैं। सबसे पहला, भारत स्टेज 6 एमिशन नॉर्म्स। जैसे कि आपको पता है कि भारत स्टेज 6 एमिशन नॉर्म्स अप्रैल 2020 से इनफेक्टिव हो जाएंगे, जिसके चलते सभी कंपनीज को अपने मॉडल्स को चेंज करना पड़ेगा ताकि वो भारत स्टेज 6 से कंप्लाइंट हो जाएं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा प्रेशर आया ऑटोमोबाइल कंपनीज का और जिसका एक बहुत बड़ा असर पड़ा है आयशर मोटर्स के ऊपर भी। और दोस्तों सेकंड रीजन जिसकी वजह से आयशर मोटर्स के मार्जिन्स के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा वो है कि रिसेंट कुछ टाइम के बाद इंडिया में ट्रक्स के ऊपर ABS लगाना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो गया था। ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जिसके चलते सभी ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को अपने ट्रक्स में ABS को लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ेगी मैन्युफैक्चरिंग की और जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ा है और आने वाले टाइम में भी पड़ेगा। तो ये एक फैक्ट था, लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आपको रिसर्च करना चाहिए, अपने रिस्क को देखना चाहिए और बाद में डिसाइड करना चाहिए कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। और जो हमने ये पूरी वीडियो बनाई थी वो प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए थी, हम बाइंग या सेलिंग का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। तो दोस्तों इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशन पर्पस के लिए डालते हैं ताकि आपके तक फाइनेंशियल नॉलेज पहुंच सके। तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें।